तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे सामने एक स्प्रिंग मास सिस्टम है जिसको हम एक मैकेनिकल सिस्टम भी कहते हैं, और अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसके अंदर कुछ एनर्जी होगी। अब वो एनर्जी क्या होगी और कितनी होगी उसके बारे में हम पता करेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको जानेंगे। तो सबसे पहली बात, जो यहाँ पर स्प्रिंग मास सिस्टम है उसमें दो तरह की एनर्जी आपको मिलेगी। एक मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी और एक मिलेगी आपको काइनेटिक एनर्जी। ये दो तरह की एनर्जीज आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसको यहाँ पर निकालना आसान है। और यहाँ पर हम वर्क डन का जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करेंगे। तो ये मानेंगे कि ये ब्लॉक जो था इनिशियली x इज इक्वल टू ज़ीरो पर था। हमने इस ब्लॉक को x डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया, तो होगा ये कि जो स्प्रिंग है इसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो वही फोर्स, हमें उसी फोर्स से हम पता करेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है एक किसी डिस्टेंस x पर। तो वर्क डन का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है। वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, अब ये डी एक्स क्या है यहाँ पर, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो एक डिस्प्लेसमेंट का स्मॉल एलिमेंट उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। कहाँ से कहाँ तक करेंगे, ज़ीरो से लेके एक्स तक करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक इसे डिस्प्लेस किया है। और यहाँ पर जो फोर्स है वो आपको पता है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये कौन सा फोर्स है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है जो स्प्रिंग इस ब्लॉक के ऊपर लगा रहा है। तो हमें ध्यान देना है कि अब हम ये तो पता नहीं लगा सकते कि हमने कितना फोर्स लगाया, लेकिन हम ये पता लगा सकते हैं कि स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा, जो स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज़ है उससे। तो यहाँ पर भी हम ये पता लगा रहे हैं कि स्प्रिंग ने कितना वर्क डन किया है इस ब्लॉक के ऊपर। अब हम f के जगह ये वैल्यू पुट करेंगे माइनस के एक्स डी एक्स, और ये जो k है यहाँ पर कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा बाहर। तो हम x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर बाय टू। इसकी लिमिट क्या है, x से लेके 0 तक। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा वर्क डन आया वो आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बाय टू। तो ये है हमारा वर्क डन। अब आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन का रिलेशन क्या है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन, ये जो डेल्टा का साइन होता है वो चेंज होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। ठीक है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, किसी भी सिस्टम का जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस कर देंगे हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी। ठीक है, ये होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वर्क डन है और वर्क डन का मैं नेगेटिव कर दूँ, इसको कुछ इस तरह से, इसका मैं अगर नेगेटिव कर दूँ तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव के एक्स स्क्वायर बाय टू। अब हमें ध्यान देना है कि इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, ज़ीरो थी, क्योंकि ये यहाँ पर था और इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था। तो उस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। तो इसकी जो टोटल, जो हमारे पास फाइनल इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो क्या होगी, कि एक्स स्क्वायर बाय टू। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी स्प्रिंग मास सिस्टम को एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस करेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। अब हम आगे देखते हैं इसके अंदर क्या कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए, अब हम ये करेंगे, हमें पता है x इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस साई। अब ये वैल्यू हम इधर पुट करेंगे तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी 1/2, और यहाँ पर के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस फाई। तो अगर हम देखें इनिशियली एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, और अगर फेज़ भी इसका ज़ीरो हो तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, इसका जो फेज़ है वो ज़ीरो हो गया और एट
T0 इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी हाफ KA²। ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑस्किलेशन। तो ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो एक्सप्रेशन है इसके हिसाब से आप पोटेंशियल एनर्जी जो है आप देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर्स के प्रोपोर्शनल है। अब बात तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी की, तो और दूसरी बात, बिना काइनेटिक एनर्जी के किसी भी सिस्टम की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो आप निकाल नहीं सकते। तो अब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? हाफ mv²। अब आपके पास आपको v की ज़रूरत होगी। m तो ब्लॉक ऑफ मास का जो ब्लॉक का जो मास है वो m है। अब आपको v की ज़रूरत है, तो आपके पास ऑलरेडी x है, ठीक है। और वो x क्या है? x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस साई। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन ही क्या होता है? उसकी वेलोसिटी होता है। तो ये हो जाएगा -a ओमेगा नॉट साइन ओमेगा t प्लस साई। और अगर इसमें किसी को डाउट हो रहा है कि इस तरह का क्यों हुआ, तो प्लीज़ आप थोड़ा अपना डिफरेंशियल कैलकुलस की नॉलेज को ब्रश अप करें। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो इससे हमें काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मिलेगा। तो उसे भी पुट करके देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, ये v² है तो नेगेटिव साइन नहीं रहेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा a² ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस साई। तो ये आ जाएगा आपके पास काइनेटिक एनर्जी। अब आपको ये पता है कि मैं m ओमेगा स्क्वायर को लिख सकता हूँ, क्योंकि k इज इक्वल टू क्या होता है? m ओमेगा नॉट का स्क्वायर। तो मैं इसके जगह पर लिख सकता हूँ k, तो ये हो जाएगा हाफ KA² साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट t प्लस साई। अगेन यहाँ पर हम t की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। एट t इज इक्वल टू 0 एंड साई इज इक्वल टू 0, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि एट t इज इक्वल टू 0 हमने ये देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और ब्लॉक जो है वो रेस्ट पर है। तो अगर ब्लॉक रेस्ट पर है और उसी टाइम पर अगर हम काइनेटिक एनर्जी भी देखें, तो काइनेटिक एनर्जी कब होगी? जब किसी भी जो मास है उसमें कोई वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी तो नहीं है, इसलिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपका 0 आया है। अब इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ KA²। इस साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई को मैं लिखता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। फिर आगे इसको और हम मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ KA², ये हो जाएगा माइनस हाफ KA² कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई। ये होगा आपका, इसमें से हाफ k² हम कॉमन ले लेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये x² के इक्वल होगा। ये x है, इसका स्क्वायर करा है, तो जस्ट आपको ये दिख रहा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ हाफ k को कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा a² माइनस x²।
तो अब इससे आपको क्या पता चल रहा है, आप ये देख सकते हैं कि जब x इज इक्वल टू ज़ीरो है, इस x इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है कि जो ब्लॉक है हमारा वो इस पोजीशन पर होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, जो कि क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या है, हाफ के ए स्क्वायर इस पॉइंट पर। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इसके रिगार्डिंग भी कुछ प्रॉब्लम आते हैं, तो वो क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, और वो कहाँ पर होगा, जब ब्लॉक x इज इक्वल टू ज़ीरो पर होगा। तो हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन आ चुके हैं। तब हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है सिस्टम की वो बता करते हैं कि वो क्या है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये है E इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये आपको पता है कि किसी भी जो कोई भी जो सिस्टम है उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वह उसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है क्या है, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साई प्लस हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साई। अब ये पता है आपको, अगर मैं यहाँ से के ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और ये जो इसका एंगल है यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, वन। तो जो टोटल एनर्जी होगी आपकी वो आएगी हाफ के ए स्क्वायर। अब आप यहाँ पर ध्यान दो कि जो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या आई थी, जैसे ये आपका स्प्रिंग मास सिस्टम था, ठीक है, और ये था आपका x इज इक्वल टू ज़ीरो और ये डिस्टेंस x थी। तो यहाँ पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आई थी वो क्या थी, हाफ के एक्स स्क्वायर। और आपको ये भी पता है कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, तो जितना हम इसको खींचते हैं जितनी दूर, उतनी दूर तक ही इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। तो इसको हम ए भी मान सकते हैं। तो मैं इस एक्स के जगह पर ए पुट कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर। तो इस पूरे जो टोटल जो आपकी एनर्जी है इसकी, ये इसके पोटेंशियल एनर्जी में ही मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है ये पूरा जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल है यहाँ पर, ठीक है, इस सिस्टम का। अच्छा, अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, अब ये भी देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रोल क्या है। अगर मैं यहाँ पर ये मानूँ कि यहाँ पर ये फ्री ऑस्किलेशन हो रहा है इसमें, ठीक है, मैं इसे लिखता हूँ फ्री ऑस्किलेशन। फ्री ऑस्किलेशन का मतलब ये होता है कि ये जो ब्लॉक है इसको मतलब इसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाने के लिए स्प्रिंग फोर्स के अलावा और कोई भी फोर्स नहीं है, मतलब कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, कोई डैम्पिंग नहीं है इसमें, तब उसको उस केस में हम कहेंगे फ्री ऑस्किलेशन। तो हमने क्या किया कि इस पॉइंट से हम इसको यहाँ तक खींचते हैं, ठीक है, उसके वजह से रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो आपका पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो है आपकी हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इसका मतलब तो ये है कि जैसे जैसे ये डिस्टेंस कम होगी, क्योंकि ऑस्किलेट करेगा तो ये पहले ज़ीरो की तरफ आएगा, तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू कम होगी वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई वो कहाँ जाएगी, इसकी एनर्जी वही ट्रांसफ़र हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। और फ्री ऑस्किलेशन के केस में क्या होता है कि ये जो मतलब ये पीरियोडिक रिपीटेशन होता है इसमें, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और हमें पता है x इज इक्वल टू ज़ीरो पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पर आके अगेन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। तो इस तरह से ये रिपीटेशन चलता रहता है और इसके लिए एक बहुत अच्छा डायग्राम भी है, उसको भी देख लेते हैं। और जो सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो सिस्टम है उसकी जो एनर्जी है
वो एम्पलीट्यूड के हिसाब से चेंज होती है, उसमें टाइम का कोई रोल नहीं है। क्योंकि आप जितने भी आपने काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन देखी और पोटेंशियल एनर्जी की देखी, उसके अंदर टाइम का कहीं भी आपको रोल नहीं दिखेगा। तो ये देख सकते हैं आपके सामने डायग्राम है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या बता रखा है कि एट x इज इक्वल टू ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। क्योंकि जो आपका काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन था वो था हाफ एम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो हमने मॉडिफाई करके लिखा था। और पोटेंशियल एनर्जी का क्या था, हाफ के ए स्क्वायर, सॉरी ये के होगा के ए स्क्वायर। इसको हम अभी x मान लेते हैं ताकि इसको हम अच्छे से समझ पाएँ। ओके, तो एट x इज इक्वल टू ज़ीरो आप देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वो किसी भी डायरेक्शन में बढ़े, या वो इस तरफ बढ़े या इस तरफ बढ़े, तो ये क्या कर रहा है, x जैसे जैसे बढ़ेगा ये a की वैल्यू को कम करता जाएगा, ये a को कम करता जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी आपकी रिड्यूस होती जा रही है। अब आप यहाँ पर देखोगे एक ऐसा टाइम आया सॉरी एम्पलीट्यूड आया कि वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही इक्वल है। ठीक है, ये देख रहे हो आप। फिर यहाँ पर x इज इक्वल टू ज़ीरो पर आया, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है बिल्कुल ज़ीरो हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग इस मास के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर एट x इज इक्वल टू ज़ीरो पर कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा है, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। अब यहाँ पर फिर से आप देख सकते हो, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल है। अब लास्ट में क्या हुआ कि ये मैक्सिमम ए पर आ गया आपने, मतलब जो ऑस्किलेशन का एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, अगर मैं ग्राफिकली बताऊँ आपको तो ये कुछ इस तरह से चल रहा है। ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। जब इसकी पोजीशन, जब ये पूरा स्ट्रेच हो जाता है मैक्सिमम जितना हो सकता है, या पूरा कंप्रेस हो जाता है, तो इस ब्लॉक की जो पोजीशन है उसको हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा आपका एम्पलीट्यूड। तो जब ये जो ब्लॉक है आपका इधर है एट ए, ये तब ये इसका मैक्सिमम है, और जब यहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये इसका मिनिमम है एम्पलीट्यूड। ठीक है, जिसको हम माइनस ए बोलेंगे। ओके, अब आप इसी तरह से देख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में। अब ये ब्लॉक कंप्रेस हुआ, अब फिर जो स्प्रिंग है इस तरफ रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाने के लिए। तो ये फिर आगे जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इक्वल। अगेन क्या होगा कि ये x इज इक्वल टू ज़ीरो पर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। तो और ये जो सर्कल है, जो साइकिल है आपका, चलता रहेगा। तो यहीं से क्वेश्चन निकल के आता है, एक डाउट आया था कि ये बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका टाइम पीरियड क्या है रिपीट होने का, ये आपको गिवन भी है। तो आपको प्रूफ करना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है अपना t/2 टाइम इसमें रिपीट होता है। t/2 क्या है, जो कंप्लीट ऑस्किलेशन हुआ, जो t क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीट ऑस्किलेशन, और उसका हाफ, जो कंप्लीट ऑस्किलेशन के हाफ टाइम में पोटेंशियल एनर्जी रिपीट होगी। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ से भी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, अब यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाइए आप। ये आपका समझिए कि t/2 हो गया, और यहाँ कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, पूरा टाइम पीरियड। क्या हुआ, ये मास जो ब्लॉक था यहाँ से यहाँ पर गया, फिर ये वापस x आया, x पर आया। अब यहाँ पर ध्यान देना है, इन दोनों में डिफरेंस है, इस पोजीशन में और इस पोजीशन में डिफरेंस है, यहाँ पर फेज़ का डिफरेंस है। ठीक है, आपने फेज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा हो क्या रहा है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ब्लॉक है, ये इस तरफ इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर जो ब्लॉक है इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये आउट ऑफ फेज़ है। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये कंप्लीट हो गया क्योंकि ये अपनी पोजीशन पर वापस आ गया, ऐसा नहीं है। तो कंप्लीट ऑस्किलेशन के बाद जब उसका एक कंप्लीट ऑस्किलेशन यहाँ पर होगा, उसको हम कहते हैं t, और उसका हाफ होगा t/2। तो अब ये देख सकते हो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, तो अगेन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई।
ठीक है, आई होप कि आपको ये आइडिया लग गया होगा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है और ये किस तरह से पीरियडिकली चेंज होते रहते हैं। और अब हम लास्ट में जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखते हैं कि ये किस तरह से वेरी करते हैं। तो अब हम इसके ग्राफ को देखते हैं, और ये जो आपका ग्राफ है ये आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो किसी भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन जो सिस्टम ऑस्किलेट कर रहा है, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन दिखाएगा। तो आप ये वाला जो कर्व देख रहे हैं, ये वाला कर्व है आपका काइनेटिक एनर्जी का, और ये वाला जो कर्व है वो है पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख देता हूँ ताकि हम इसको अच्छे से स्टडी कर पाएँ। तो ये हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो है आपका काइनेटिक एनर्जी, और हाफ के एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब आप ये देखेंगे, पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, और इस ग्राफ पर भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी है, तो हम पहले ये मानेंगे कि यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है इस पोजीशन पे, ठीक है, स्प्रिंग से अटैच है, ठीक है, जैसा कि एक नॉर्मल आपका सिस्टम होता है स्प्रिंग मास सिस्टम, तो उसकी पोजीशन वो x = 0 पर भी आता है, फिर वो मैक्सिमम पॉसिबल जो उसका एम्पलीट्यूड है वहाँ तक जाता है, और फिर वापस आता है, और फिर मिनिमम जो उसका एम्पलीट्यूड है वहाँ तक जाता है। ठीक है, इसके आगे ये जा नहीं सकता, इसके लिए एक स्पेशल नाम भी दिया गया है इस ग्राफ पर, वो भी स्टडी हम करेंगे। तो सबसे पहली बात काइनेटिक एनर्जी, मैंने आपको ये कहा था कि जब जो ब्लॉक है वो x = 0 पर आ जाएगा, मतलब इस पोजीशन पर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। होगा क्या, यहाँ पर जो x है वो हो जाएगा 0, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी हाफ के ए स्क्वायर, जो कि ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब ग्राफ में देख सकते हो कि ये यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है, और जैसे जैसे ये ओरिजिन से दूर जाएगा वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, और उसी तरह से जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी कम होगी वैसे ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। और सपोज़ करिए कि ये ब्लॉक बीच में यहाँ पर आता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आता है, तो इस पॉइंट पर आप देखेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल इक्वल है। फिर ये ब्लॉक अपने मैक्सिमम जो इसका एम्पलीट्यूड है वहाँ तक पहुँचता है, तो वहाँ जाते जाते इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। अब यहाँ पर एक टर्म आती है टर्निंग पॉइंट। तो ये जो ग्राफ पर आप ये पॉइंट देख रहे हैं ए डैश, ये इसका एक टर्निंग पॉइंट है। एक्चुअल में इसके 2 टर्निंग पॉइंट होते हैं ग्राफ पे, और रीज़न भी है उसका, क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिमम जाएगा और फिर इसको वापस टर्न होना पड़ेगा, इसलिए हम इसको कहते हैं टर्निंग पॉइंट। अब यहाँ से ये ब्लॉक वापस जाएगा, फिर इस पोजीशन पर वापस आएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी फिर मैक्सिमम होगी, और फिर ये यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर जब आया ये, तो अगेन इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया, और अब यहाँ से ये आगे नहीं जा सकता, तो अगेन ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। तो इस एक ग्राफ पर आपको 2 टर्निंग पॉइंट मिलते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगेन मैक्सिमम हो जाएगी, फिर वापस ये इस पोजीशन पर आएगा। तो अब आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल ग्राफ है जो आपको इतना अच्छा रिलेशन बता रहा है। ठीक है, तो इसको आप भी खुद एक बार अच्छे से स्टडी करें, अगर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस हो गए हों तो आप बुक से उसे पढ़ लें। अब एक प्रॉब्लम जो अभी मैंने डिस्कस किया था आपसे, कि हमें ये बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पीरियडिकली जो है रिपीट हो रहा है, और उसका जो पीरियड है, टाइम पीरियड रिपीट होने का, वो है T/2। इसको एक बार मैथमेटिकली तो हम अभी करेंगे, वो बहुत ही आसान है, बट उसका सेंस निकालना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप यहाँ पर T/2 जो आपका पॉइंट है, इसको देखना है हमें अब। तो यहाँ सपोज़ करते हैं T = 0। अब सबसे पहले तो ये जान ले कि पूरा टाइम पीरियड क्या होता है, कि सपोज़ ये ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर गया और इधर वापस आया, तो इसका एक ऑस्किलेशन कंप्लीट हो गया।
ठीक है। और उस ऑस्किलेशन को कंप्लीट होने का जो टाइम होता है उसे ही हम कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड टी है, सॉरी कैपिटल टी। तो ये कह रहा है कि अगर इसका जो हाफ टाइम पीरियड है उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी 2 बार वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, 2 बार वैल्यू सेम आएगी। पीरियोडिक होने का मतलब ही यही है। जैसे जो ये एक तरह का जो फंक्शन है आपका, समझिए कि एक स्नैपशॉट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, जैसे कॉस थीटा है, जैसे कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का पीरियड होता है 2 पाई। ठीक है, क्या होता है कि 2 पाई पर वो अपनी वैल्यू को रिपीट कर देता है विच इज़ इक्वल टू कॉस एक्स। तो इसको हम कहते हैं कि इसका पीरियड है। उसी तरह से साइन का भी पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें ये देखना है कि जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, ये पीरियोडिक है या नहीं है। तो मैथमेटिकली तो है, मैं आपको अभी बता देता हूँ, अभी सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, बट हम थोड़ा सा इसको सेंस लगाते हैं। क्या होगा, एक इंस्टेंट ऐसा था t इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, ज़ीरो थी। यहाँ से यहाँ तक जो टाइम होगा वो होगा t/2, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाना और वापस आना पूरा t है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, t/2 होगा। तो अब इसी t/2 में आप देखो इसने अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो क्या कर दी, रिपीट कर दी। यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम, और यहाँ पर भी मैक्सिमम, जो कि सेम होगी, किसके इक्वल होगी, हाफ के ए स्क्वायर के। ठीक है, और फिर वापस आ जाएगा। तो अब तक तो इसका मसला ही ख़त्म हो गया टाइम पीरियड का। ठीक है, तो इसने 2 बार अपने आप को रिपीट कर दिया, पीरियोडिक है ये। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए भी देख लो। अब ये जो ब्लॉक है, ये सपोज़ करिए यहाँ से इधर आता है, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है एक पहली बार। फिर यहाँ से यहाँ पर आया, फिर वापस इधर आया, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी फिर इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक वापस आने में, अगेन t/2 आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये भी रिपीट कर रहा है खुद को। ठीक है, अब इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे ग्राफ पर जो आपको बताने लायक थे। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी दिया गया है, बहुत ही सोच समझ के। इस प्रॉब्लम में ये पूछा है कि आप ये बताओ कि मतलब हमें शो करना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है वो खुद को रिपीट करता है t/2 पे। इसका जो पीरियड है वो है t/2। तो हम यहाँ पर एक्सप्रेशन लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, सिंपल सा। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है क्या होती है, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसके रिपीट होने का मतलब हमें ये दिखाना है कि पोटेंशियल एनर्जी एट टी इज इक्वल टू टी प्लस पाई बाय ओमेगा नॉट। अभी ओमेगा नॉट क्यों लिखा है, क्योंकि इसने क्या बोला, t/2 बोला है। तो t क्या है हमारा टाइम पीरियड, 2 पाई बाय ओमेगा, और इसका हाफ कितना होगा, t/2, ये होगा पाई बाय ओमेगा। तो इसलिए लिखा है, ठीक है, कि एक किसी भी टाइम इंस्टेंट t से किसी भी इंस्टेंट पे उसका जो टाइम पीरियड होगा वो उस वैल्यू को रिपीट कर देगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक केस में भी यही हुआ था, आपने देखा था कॉस x प्लस 2 पाई इसका पीरियड है, ये किसके इक्वल था, कॉस x के इक्वल। तो हमें यही दिखाना है कि t प्लस t/2 इज इक्वल टू t एट टाइम t जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, मतलब इसके इक्वल हमें दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट, यहाँ पर हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा, टी के जगह हम लिखेंगे t प्लस पाई बाय ओमेगा नॉट प्लस फाइव।
ये हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ पर ओमेगा को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई प्लस फाई। ठीक है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। ये किसके इक्वल होगा आगे, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब हमने टी को अगर टी प्लस पाई बाय ओमेगा से रिप्लेस किया तो इसने अपनी वैल्यू को वहाँ पर फिर से रिपीट कर दिया। तो इसी तरह से आपको खुद ही काइनेटिक एनर्जी का भी करना है। आप बुक में प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हम बात करेंगे एवरेज एनर्जी। ठीक है, एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एवरेज एनर्जी जो है वो क्या है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आपने देखा कि एक तरह का फंक्शन था, किसका, एक्स का फंक्शन था, या पोटेंशियल एनर्जी भी एक तरह का फंक्शन था। तो किसी भी फंक्शन की जो एवरेज वैल्यू होती है वो क्या होती है, सपोज़ करिए कि एक फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स, और इसकी मुझे एवरेज वैल्यू पता करनी है, तो मैं क्या करूँगा, और एवरेज वैल्यू भी आपको पता है कि हम एक इंटरवल में पता करेंगे। ठीक है, तो सपोज़ कि मुझे ज़ीरो से लेके एक्स तक इसकी एवरेज वैल्यू का पता करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ज़ीरो से लेके एक्स तक उसको इंटीग्रेट करूँगा, और वो जिसका भी वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में करूँगा जो डी एक्स है, और उसको मैं डिवाइड कर दूँगा ये जो आपका x माइनस ज़ीरो से। ठीक है, जो कि यहाँ पर x होगा। तो इससे मुझे इसकी एवरेज वैल्यू पता चल जाएगी। एंड दिस इज़ रिलेटेड टू इंटीग्रल कैलकुलस, जो आपको एरिया की प्रॉपर्टी बताता है। ठीक है, तो अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे ज़ीरो से लेके टी तक। ये टाइम पीरियड है, पूरे टाइम पीरियड का मतलब कि जो कंप्लीट ऑस्किलेशन है उस टाइम पीरियड की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे टाइम पीरियड टी से। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो देखना है, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो कोई भी जो फंक्शन है, कोई भी वैल्यू है, अगर उसका एवरेज निकालते हैं तो हम उसके अंदर इस तरह से दो ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, इसका हम इंटीग्रेट करेंगे ज़ीरो से लेकर टी तक, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर लिख देते हैं इसे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन भी उसी का होता है जो वेरिएबल है, और जो कांस्टेंट होते हैं उसे हम बाहर लिख देते हैं, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, के ए स्क्वायर बाय टू टी। तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है, ये हमारा मेन टास्क है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए देख लेते हैं। मैं मानता हूँ कि मैं एक इंटीग्रल कर रहा हूँ जिसको हम लिखेंगे आई। इसको हमें इंटीग्रेट करना है ज़ीरो से लेकर टी तक, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ पर हमने जो इसका फेज़ है उसको मान लिया है कि ज़ीरो है। ठीक है, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, तो इसको हम डी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, अब हमें ध्यान देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू। ये पूरे के डिवीजन में है, मैंने अलग अलग लिख दिया क्योंकि अभी हमें इसको इंटीग्रेट भी करना है। ठीक है, तो यहाँ थीटा की जगह पर क्या है, थीटा की जगह पर है आपका ओमेगा टी। ठीक है, तो उसको हम आगे लिखते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ज़ीरो से लेकर टी तक 1/2 कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी बाय टू डी टी। और ये गलती से आप इस 2 को कभी कैंसिल मत करना, क्योंकि ये इसके एंगल में है और ये इसके डिवीज़न में, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो फिर हम पहले इसको 1/2 को इंटीग्रेट करेंगे, 1/2 डी टी
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन, तो कॉस 2 ओमेगा नॉट टी बाय 2 डी टी, 0 से लेके टी तक, 0 से लेके टी तक। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है ये क्या होगा, ये हो जाएगा टी। ठीक है, टी बाय 2, और टी बाय 2 में अपर लिमिट टी माइनस 0 है, तो ये हो जाएगा आपका टी बाय 2, और फिर होगा माइनस में 1/2 हम बाहर लिख लेंगे, मल्टीप्लाई में अगेन 1/2, इसका जो इंटीग्रेशन है मैं वो लिख रहा हूँ। ठीक है, 1/2 साइन 2 ओमेगा टी, और इसकी भी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, टी से लेके 0 तक। तो ये क्या आएगा, टी बाय 2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। अब यहाँ पर टी के जगह हम टी लिख देंगे, ओमेगा के जगह हम यहाँ पर 2π/t का यूज़ करेंगे। ठीक है, टू पाई बाय टी, और टी से टी कैंसिल हो गया, और आपको पता है साइन 4π की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है इंटीग्रल का वो क्या हो जाएगा, 0। हमारे पास बचेगा t/2। तो ये जो सारी वैल्यू है आपकी, इन सारी वैल्यू को रिप्लेस हम कर देंगे t/2 से इंटीग्रल के साथ। तो मैं इसको लिखता हूँ k² / 2t मल्टीप्लाई बाय t/2, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका ka²/4। तो ये है आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और सेम प्रोसीजर से और आपको सेम वैल्यू मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी की, तो आप इसको खुद ट्राई करें। तब हम एवरेज एनर्जी का भी सम देखते हैं वो कितना है। तो एवरेज एनर्जी जो है टोटल वो होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज प्लस एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये इक्वल होगा आपका 1/4 ka² प्लस 1/4 ka², क्योंकि एवरेज पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी सेम होगी। और इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी आपकी वो हो जाएगी हाफ ka²। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू एनर्जी। तो एवरेज एनर्जी हो जो आपकी टोटल एनर्जी हो इसी के इक्वल आ गई, जो हमने देखा था जब हमने लास्ट टाइम इन दोनों को ऐड किया था, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को। तो हमारे पास क्या आया था, हाफ ka²। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बता रहा है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो उस हार्मोनिक ऑस्किलेटर के टोटल मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि कुछ जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़े हैं वो अच्छे से दिमाग में बैठ जाएं। तो इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास हाफ kg इज़ एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स एम्पलीट्यूड इज़ 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ए की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स पीरियड इज़ 0.1 सेकेंड, मतलब टी की वैल्यू जो है वो है आपके पास 0.1 सेकेंड। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारी x = 0 है, वहाँ से जब उसकी डिस्टेंस 5 है, वो जो ब्लॉक है उसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से वो 5 है, तब हमें 5 सेंटीमीटर तब पता लगाना है कि इस पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो एट x = 5। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, हाफ kx²। ठीक है, तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू तो पता है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि x जो है आपका सेंटीमीटर में है, इसको हमें चेंज करना होगा मीटर में। तो एम्पलीट्यूड और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों को हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो एम्पलीट्यूड जो आपका आएगा वो आ जाएगा 0.1 मीटर, एंड जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगा 0.05 मीटर। ठीक है, तो अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए हमें पहले पता करना होगा कि k की वैल्यू क्या है।
तो के का रिलेशन जो है वो है आपका ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एम। ये रिलेशन आया कहाँ से? आपको पता है कि ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, के बाय एम। तो यहीं से हमने के की वैल्यू निकाली। हमारे पास एम की वैल्यू भी है, ठीक है। एम की वैल्यू है आपकी 0.5 kg। ओमेगा नॉट निकालते हैं। अब ओमेगा नॉट के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा नॉट के जगह मैं लिख सकता हूँ 2π/t, ठीक है। और हमें t की वैल्यू पता है, तो ये हो जाएगा 2π/0.1 का स्क्वायर इंटू 0.5। तो ये तो आ गई आपकी k की वैल्यू। अब इस k की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं हम। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ 2π/0.1 स्क्वायर इंटू 0.5 इंटू एक्स स्क्वायर 0.05 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.47 जूल। अच्छा, ध्यान ये रखना है कि जब भी आप अपनी वैल्यूज़ लिखें तो उसके साथ में यूनिट लगा के रखें। मैंने मिस्टेक कर दी, नहीं लगाया, ताकि यूनिट लगा के रखेंगे तो आपको आसानी होगी। क्योंकि ये एनर्जी है तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी जूल में। अब इसी तरह से हम काइनेटिक एनर्जी भी निकालेंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? काइनेटिक एनर्जी है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए की वैल्यू आपको पता है क्या है, 0.1 मीटर है, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपको पता है 0.05 मीटर है। के की वैल्यू भी आपको पता है, के की वैल्यू हमने निकाली थी अभी 2π/0.1 सेकेंड स्क्वायर 0.5, ठीक है। अब जब ये सारी वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 7.41 जूल। तो इस तरह से हम सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अब दूसरा जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था कि आप ये बताइए कि T/8 एट T इज इक्वल टू T/8 पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या है, ठीक है। तो अब अगर मुझे पोजीशन दी है कि इस पोजीशन पर बताइए तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। और अगर टाइम पीरियड की बात की गई है, कोई टाइम दिया गया है हमें किस टाइम पर बताइए, तब हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पर इनिशियल फेज़ हम यहाँ पर ज़ीरो मान लेंगे, ठीक है। इनिशियल फेज़ ज़ीरो है और एक्सप्रेशन फॉर जो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो आपका ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, के की वैल्यू आपको पता है 2π/0.1 स्क्वायर 0.5 kg एंड एम्पलीट्यूड क्या है आपका 0.1 का स्क्वायर इंटू कॉस। चूँकि यहाँ पर फेज़ आपका ज़ीरो है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। और ओमेगा टी, अब ओमेगा टी देखते हैं, मैं इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ओमेगा क्या होता है 2π/t और हमें टी दे रखा है टाइम T/8। तो टी से टी कैंसिल हो गया, 2 से हम 8 को कैंसिल करेंगे आएगा 4, ये हो जाएगा π/4। तो कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा π/4। तो इसको सॉल्व करने पर आपका आएगा 24.2 जूल। तो सेम प्रोसीजर यूज़ करके आप खुद काइनेटिक एनर्जी का भी निकाल के देखें, बहुत आसान है। बस यहाँ पर इम्पोर्टेंट बताने की बात ये थी कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर बताना है तब आप ये वाली जो इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी की वो यूज़ करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाफ के एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि के की वैल्यू कैसे निकालें, तो आप के, ओमेगा और एम का रिलेशन यूज़ करके निकालेंगे, ओके। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पर बताना है तब आपके पास जो इस तरह की जो इक्वेशन है पोटेंशियल एनर्जी की और काइनेटिक एनर्जी की, आप उसका यूज़ करके निकालेंगे।